एक जगह पर एक बिल्डिंग के निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी उस जगह से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वहीं पर एक महिला गन्ने का जूस बेच रही थी। तो उससे जाकर कहता है कि आप अंदर चलो, हमारे साहब ने सभी वर्करों को जूस पिलाने के लिए कहा है, तो अपने ठेले को अंदर ही ले जाओ और वहीं पर जाकर सभी को जूस पिला दो। इसके बाद वह महिला जो गन्ने का जूस बेच रही थी, वह अपने ठेले को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है और सभी वर्करों को जूस पिलाने लगती है। जैसे ही वह महिला उस मालिक को जूस देने के लिए जाती है और मालिक उसको पलट कर देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और एकदम से अपने मैनेजर पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि इस महिला को यहां से फौरन बाहर निकालो, ये बिल्कुल भी मेरे सामने खड़ी होने के लायक नहीं है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर बड़ा ही हैरान है और वहां पर जितने भी वर्कर काम कर रहे थे वह सभी भी इस बात को देखकर हैरान है कि इस जूस बेचने वाली महिला ने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो यह इतने नाराज हो गए हैं, क्योंकि वह मालिक आज तक कभी भी इतना गर्म नहीं हुआ था जो स्वरूप आज उन लोगों ने उसका देखा था। क्या कारण था जो वह मालिक इतनी गरीब महिला पर इतनी जोर से चिल्ला पड़ता है और उसे वहां से बाहर भेज देता है? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, कोलकाता के पास ही में एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम है रोहित। रोहित के घर में उसके 3 भाई और हैं और वह परिवार का सबसे छोटा लड़का है। बड़े भाइयों की शादी हो गई है और छोटा भाई एक कॉलेज में पढ़ा करता है। कॉलेज के अंदर ही एक प्रीति नाम की लड़की पढ़ती है, जिस लड़की से उसकी आंखें मिल जाती हैं और उसको उससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों ये बातें अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं, तो दोनों के परिवार वाले उन दोनों की शादी करा देते हैं और इस तरह से उन दोनों की एक लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। रोहित के परिवार में ज्यादा नौकरियों की भरोसे कोई नहीं रहा करता था। वह लोग अपना बिजनेस करने पर विश्वास रखा करते थे, क्योंकि जो उसके और भाई थे उन्होंने भी अपने अपने बिजनेस खड़े कर रखे थे और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। इसके बाद जो रोहित के पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि बेटा, अब तेरी शादी हो गई है तो तुझे भी अपना बिजनेस कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर रोहित भी इस बात के लिए एग्री होता है, तो उसके पिता उससे कह देते हैं कि तू ऐसा कर, कुछ कुछ पैसे मेरे पास से ले जा और कोलकाता के अंदर जाकर अपनी दुकान खोल ले और उसको मेहनत करके चलाना और कुछ दिनों में वह अच्छे से चल जाएगी। इसके बाद जो रोहित होता है वह वहां से अपने पिता की आज्ञा मानकर कुछ पैसे लेता है और अपनी पत्नी के साथ जाकर कोलकाता एडजस्ट हो जाता है। वहां पर उसने किराए की दुकान ली थी और किराए का ही घर लेकर अपनी पत्नी को रखने लगा था। उस दुकान में उसने अच्छा खासा माल भर दिया था और उसके बाद दिन रोज वहां पर जाकर मेहनत करने लगता है ताकि उसका धंधा अच्छे से चलने लगे और वह समाज के अंदर अपना अस्तित्व कायम कर सके। दिन रात में वह दुकान पर मेहनत किया करता है, सुबह शाम अपने घर आया करता है और इसी तरह से समय बीत रहा था। रोहित का सपना था कि वह बहुत सारा पैसा कमाए और बहुत ही अमीर आदमी बने, ताकि उसकी पत्नी को किसी भी चीज की कोई भी समस्या नहीं हो। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी पत्नी प्रीति होती है उसको अपने पति से ढेर सारी शिकायतें होने लगती हैं। अब जब पति देखता है कि उसकी पत्नी को ढेर सारी शिकायतें होने लगी हैं तो वह अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि यह बताओ, मैं जो बाहर जाया करता हूं, वहां पर जाकर कमाया करता हूं, वह किसके लिए कमाता हूं? तुम्हारे लिए ही ना। अगर अच्छी तरह से मैं पैसा कमाऊं तो हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो उसकी पत्नी प्रीति होती है उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है और वह छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति से लड़ाई करने लगती है। इसके बाद उसका पति रोहित बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है
जो मेरी पत्नी इतनी चिड़चिड़ी रहने लगती है। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक तो वह सोचता है कि हो सकता है यहां पर अकेली रहती है, इस वजह से ऐसा कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें कुछ और ज्यादा बढ़ने लगी थीं। और इसी वजह से जो रोहित होता है अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए वह एक दिन ऑफिस ना जाकर अपने घर के बाहर एक ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां से वह अपने घर पर निगाह रख सकता है, क्योंकि अभी तक उसे शक था कि अड़ोस पड़ोस की कोई महिला इसके पास आती होगी और वह इसे खोटी चुगली सिखाती होगी। इस बात को देखने के लिए रोहित वहां पर रुक गया था, लेकिन जैसे ही रोहित वहां से निकला था, उसकी थोड़ी ही देर बाद जिस मकान को वह किराए पर लेकर रह रहा था, उस मकान मालिक का जवान बेटा उसके उस कमरे में घुस जाता है जिस कमरे में रोहित अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। रोहित जैसे ही यह सब कुछ देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह मेरी पत्नी क्या कर रही है। उसने मुझसे लव मैरिज की है और अब उसके बाद इसके साथ कुछ गलत कर रही है। इसके बाद रोहित से रहा नहीं जाता और वह जैसे तैसे हिम्मत करके अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वह देखता है कि उसकी पत्नी और मकान मालिक का बेटा सोफे पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और उसकी पत्नी ने उसके लिए चाय नाश्ता बना रखा है। जैसे ही वह रोहित को देखती है तो एकदम से पहले तो डरती है, लेकिन फिर उससे कहने लगती है कि देखो, ये मकान मालिक का बेटा है और मेरा एक अच्छा दोस्त है। इस बात को सुनकर रोहित को महसूस तो सब कुछ हो गया था, लेकिन वह उससे कुछ कह नहीं पाता है और कहता है कि ठीक है, तो मैं चलता हूं काम के लिए। मैं दरअसल एक कागज भूल गया था, उसको लेने के लिए ही आया था। रोहित थोड़ी देर के लिए कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद वहां से एक वैसा ही कागज लेकर निकल जाता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। इसके बाद जैसे ही शाम होती है, शाम के समय रोहित वापस आता है और अपनी पत्नी को समझाने लगता है। कहता है कि देखो, जो कुछ भी तुम कर रही हो वह ठीक नहीं है। उसके सामने तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं डांटा क्योंकि अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। अब इस बात को सुनकर पत्नी एकदम से भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और तुम तो मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहे हो। इसके बाद पति पहले तो पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पत्नी नहीं मानती तो वह कह देता है कि कैरेक्टर पर शक ना करूं तो और क्या करूं। जब यह बताओ कि दिन के समय में तुम्हारे पास मकान मालिक का जवान बेटा आता है तो उसका मतलब क्या होगा। अगर 4 आदमी इस बात को सुनेंगे तो वह भी यही बात कह देंगे कि ऐसा ही कुछ है जो ये लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बातें कर रहे हैं। अब जैसे ही पति ने यह बात कही थी तो पत्नी एकदम से अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मायके चली जाती हूं, वहीं पर रहूंगी। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करना। ऐसा कहकर पत्नी वहां से जाने लगती है और पति इन सभी बातों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो वह भी अपनी पत्नी को धमकाते हुए भेज देता है और कहता है कि चले जाओ यहां से, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसके बाद पत्नी रूठकर मायके चली जाती है और पति वहां पर परेशान सा रहने लगता है। कुछ दिनों बाद पति सोचने लगता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो मैं यह सब कुछ सोच रहा था। उसके बाद एक दिन वह उसे बिना बताए सीधा उसके मायके पहुंच जाता है उसको लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वह वहां पर जाकर देखता है तो मकान मालिक का बेटा वहां पर भी बैठा हुआ था, और जैसे ही वह मकान मालिक के बेटे को देखता है तो उल्टे पैर वहां से वापस निकल आता है। पत्नी भी उसे घर के अंदर आता हुआ देख लेती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से उल्टे पैर चला जाता है। अब इस बार जब उसने मकान मालिक के बेटे को उस घर के अंदर देखा था जहां पर उसकी पत्नी रहा करती थी, तो वह एकदम से बौखला जाता है और बहुत कुछ गलत चीजें अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है। वह सोच लेता है कि मेरी पत्नी सच में ही गलत है, अगर यह सही होती तो यह यहां पर क्या करता। इसी बात को सोचकर जो पति होता है वह अब अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लेता है और उसके बाद कोर्ट में तलाक का केस दायर करवा देता है। इसके बाद एक दिन वह सोचता कि क्यों ना एक बार जांच कर ली जाए कि किस तरह का काम हो रहा है। तो उसी समय वह अपने मैनेजर को अपने साथ लेता है
और एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उस बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहां पर उसका काम चल रहा था। वहां जाने के बाद वह इधर उधर निरीक्षण करता है। दोपहरी का समय था और दोपहरी के समय में जब मजदूरों को वह काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत सारी वह बातें याद आती हैं जब उसने कभी इसी तरह से मेहनत करके कुछ पैसे जुटाए थे जिनसे उसने धंधे की शुरुआत की थी। तो उस वजह से वह उन मजदूरों की हालत को देखकर थोड़ा सा भावुक हो जाता है और अपने मैनेजर से कह देता है कि मैनेजर बाहर जाकर कोई जूस वाला देखकर लाओ और इन सभी को जूस पिलाओ। मैनेजर अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता है और वहां से बाहर की तरफ निकलता है तो बाहर निकलने के थोड़ी ही दूर बाद उसे एक महिला दिखाई देती है जो कि एक ठेले पर गन्ने का जूस बेच रही थी। खुद हाथ से जूस बनाती उस मशीन को चलाकर और उसके बाद जो जूस निकल आता उस जूस को बेचकर कुछ पैसे कमा रही थी। इसके बाद जो मैनेजर होता है उस महिला के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो, हमारे साहब आए हुए हैं और यहां पर इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उन सभी वर्करों को जूस पिलाना है। तो तुम ऐसा करो, अपना ठेला लेकर वहीं पर आ जाओ और वहीं पर सभी को जूस पिला दो। इसके बाद जो वह महिला होती है वह भी एकदम से खुश हो जाती है क्योंकि यहां पर ढेर सारे जूस की उसकी बिक्री हो जाएगी और उस बिक्री को करने के बाद उसे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। तो वह अपने ठेले को लेकर उस निर्माणाधीन बिल्डिंग के यहां पर आ जाती है और वहां पर जूस निकाल कर सभी को जूस पिलाने लगती है। वर्करों को जूस पिलाने के बाद वह एक गिलास में जूस लेती है और वहां के मालिक की तरफ बढ़ने लगती है। मालिक जो दूसरी तरफ मुंह करके ठेकेदार से कुछ बात कर रहा था। उसके बाद वह महिला वहां पर जाती है और जाते ही उससे कहने लगती है कि साहब, ये लो जूस। अब जैसे ही रोहित इस आवाज को सुनता है तो ये आवाज उसे जानी पहचानी सी लगती है। इसके बाद रोहित पीछे की तरफ मुड़ता है और जैसे ही उस महिला की तरफ देखता है तो एकदम से चिल्लाने लगता है और अपने मैनेजर को धमकाते हुए अपने पास बुलाता है और कहता है कि इसे यहां से बाहर निकालो, इसको तुम यहां पर क्यों लेकर आए हो। अब जो मजदूर और जो भी व्यक्ति वहां पर थे वह सभी रोहित के इस व्यवहार को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक रोहित को इस तरह से उन लोगों ने नहीं देखा। वह कभी भी किसी से कोई गुस्से की बात नहीं किया करता है, बड़े ही प्यार से लोगों से बात किया करता और बहुत ही अच्छा व्यवहार उसका रहा करता था। इधर वह महिला जो जूस बेच रही थी वह रोहित की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और सहमी सी वहां से वापस जाने लगती है। इसके बाद मैनेजर उसे बाहर निकालने लगता है और उसके पैसे देकर उसे जाने के लिए कह देता है। अब तभी वह महिला अपने आंखों के आंसुओं को पचती है और वहीं पर गेट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वहां पर खड़ी होने के बाद मैनेजर उससे कहता है कि आप चले जाओ यहां से, मालिक बहुत ही ज्यादा गर्म है, न जाने आपको देखकर उसे क्या हो गया है। इसके बाद वह महिला कहने लगती है कि आप ऐसा करना, अपने मालिक से कह देना कि एक बार वह महिला आपसे बात करना चाहती है और उसके बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। तो मैनेजर कहने लगता है कि आप क्यों बात करना चाहती हो, आप जानती हो क्या मेरे मालिक को। तो वह कह देती है कि हाँ, मैं जानती हूं, यह मेरे तलाकशुदा पति हैं। काफी दिनों पहले मेरा उनका तलाक हो गया था और इसी वजह से यह आज मुझ पर इतनी बुरी तरह से चिल्लाए हैं। अब यह बात सुनकर मैनेजर भी समझ जाता है कि किस वजह से उनका मालिक इतनी तेज चिल्लाया है। तो उसके बाद वह कहता है कि ठीक है, आप यहीं पर वेट करो, मैं अभी मालिक से पूछ कर आता हूं। उसके बाद वह रोहित के पास जाता है और रोहित से कहने लगता है कि साहब, वह जूस वाली महिला आपसे बात करना चाहती है और कह रही है कि एक बार बस मालिक से बात करवा दो और उसके बाद मैं यहां से चली जाऊंगी, वरना मैं यहां से हिलने वाली भी नहीं हूं। अब इस बात को सुनकर रोहित थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में सवाल चल रहे थे कि अगर उसकी पत्नी उस मकान मालिक के बेटे के साथ वैध प्रेम प्रसंगों में थी तो आज उसकी यह हालत ऐसी कैसे हो गई, और जो पैसे मैंने उसे दिए थे वह पैसे उसके कहां खर्च हो गए। इसके बाद वह मैनेजर से उस महिला को बुलाने के लिए कहता है और एकांत में जाकर उससे बात करने लगता है। दोस्तों, प्रीति जैसे ही अपने पति को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू तो आ ही गए थे, लेकिन फिर भी वह उससे उसका हालचाल पूछने लगती है। अब जैसे ही
अब जैसे ही रोहित से उसने उसका हालचाल पूछा था तो वह कहने लगता है कि मैं तो ठीक हूं, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो, तुम्हारी जिंदगी खुश तो है ना। तो प्रीति कहने लगती है कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और ऐसी हालत में मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पाल सकती। अब इस बात को सुनकर रोहित थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि उसका कोई बच्चा भी है और उस बच्चे की पालन पोषण उसकी पत्नी कर रही है। तो वह उससे पूछने लगता है कि क्यों मजाक कर रही हो, मेरा अगर कोई बच्चा होता तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी होती। तो वह कहने लगती है कि तुम्हें किस मुंह से बताती, क्योंकि तुमसे मैं तलाक ले चुकी थी और जब तुम्हारा मेरा तलाक हो गया था उसके बाद ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं और तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। इसके बाद मैंने उचित नहीं समझा तुमको बताना, क्योंकि अगर उसके बाद मैं तुम्हें बताती तो लोग तरह तरह की बातें करते कि पैसों के लिए इसको बता रही है और इस वजह से इससे की है। और वैसे भी तुमने मुझे मेरे तलाक की रकम देने के लिए ढेर सारे पैसे मुझे दे दिए थे, तो पैसों की मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। रोहित कहने लगता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि वह मेरा ही बच्चा है। तो जो प्रीति होती है वह कहने लगती है कि चाहे इसके लिए तुम डीएनए रिपोर्ट करा लो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, वह तुम्हारा ही बच्चा है। अब इस बात को सुनकर रोहित के दिमाग में और भी सवाल चलने लगते हैं। तो वह प्रीति से पूछने लगता है कि चलो ठीक है, बच्चे का तो देखा जाएगा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमने उतने सारे पैसे कहां पर खर्च कर दिए, जो सारे पैसे मैंने तुम्हें तलाक के एवज में दिए थे। तो इसके बाद प्रीति उसे बताने लगती है कि उन सारे पैसों को उसी मकान मालिक के लड़के ने खर्च करवा दिया जिसको तुम मेरे घर पर बैठा हुआ पाकर वहां से भाग आए थे और तुमने मुझे तलाक दे दिया था। तो रोहित उसे पूछने लगता है कि वह कैसे। तो वह उसे बताती है कि उसका यही प्लान था। स्टार्टिंग में आकर वह मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है और कहता है कि भाभी जी, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और उसी वजह से मैं आपसे लड़ाई करने लगती हूं, लेकिन जैसा तुम हमारे बारे में सोचते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था और तुमने मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। इसी वजह से मैंने भी तुम्हें तलाक दे दिया और तलाक होने के बाद उस लड़के ने मेरे पैसे एक बिजनेस में लगवा दिए और वह बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। और जब मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि वह मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, क्योंकि पैसे खत्म होने के बाद वह मेरा गलत फायदा उठाना चाहता था। इसी वजह से मैंने उसे धमका कर वहां से भेज दिया और अब मैं शहर के अंदर किराए का मकान लेकर रहा करती हूं। वहीं पर अपने बच्चे को रखा करती हूं और दिन भर गन्ने का जूस बेचकर या ऐसे ही छोटे मोटे काम करके अपने गुजारा कर रही हूं। इस तरह से हमारे बच्चे की जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा, तो तुम उसे अपने पास रख लो और उसे एक अच्छा भविष्य दो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि तुम मुझे भी अपने पास रखो, मैं तो जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की तरफ देखो और उसको अपने पास रख लो। अब रोहित जैसे इन बातों को सुनता है तो उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। उसके बाद वह प्रीति से कहता है कि ठीक है, ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो और मैं बाद में तुम्हें इस बात के लिए बता दूंगा। उसके बाद प्रीति अपना फोन नंबर रोहित को दे देती है और वहां से अपने गन्ने के जूस की रेडी को लेकर चली जाती है। प्रीति की हालत देखकर उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि प्रीति किसी भी तरह से झूठ बोलेगी, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था वह बातें उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। तो इसके बाद जो रोहित होता है अपनी पत्नी की बातों का सत्यापन करने लगता है। वहां पर जाता है जहां पर वह मकान मालिक का बेटा रहा करता था और उसके साथियों से कुछ पैसे देकर, किसी को पाठ देकर इन बातों के बारे में पता लगाता है। तो पता लगाने के बाद उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी उसकी पत्नी कह रही थी वह बिल्कुल ठीक थी और पिछले 10 साल से उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा भी नहीं था और ना ही उसके बारे में कोई भी जानकारी निकालने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से उसे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जैसे ही उसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि प्रीति जो कुछ भी कह रही थी वह सही है, तो वह प्रीति के पास फोन मिला देता है और प्रीति से माफी मांगने लगता है।
कहता है कि प्रीति मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं दोबारा से तुमको अपनाना चाहता हूं। इसके बाद प्रीति, जो हालातों से हार चुकी थी, वह अपने पति से कहने लगती है कि मैं तो यहीं पर अपना समय व्यतीत कर लूंगी, तुम केवल बच्चे को ले जाओ और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो रोहित उससे उसका एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। शाम हो गई थी और शाम के समय उसका बच्चा आराम कर रहा था और उसकी पत्नी घर के अंदर बैठकर बहुत कुछ सोच रही थी। इसके बाद वह दरवाजा खटखटा आता है तो उसकी पत्नी उठकर आती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद वह उस कमरे के अंदर घुसता है और कमरे की हालत देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वह कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। जिस कमरे के अंदर उसका बच्चा सोया हुआ था और उसकी पत्नी रहा करती थी, उसके बाद वह वहां जाकर प्रीति से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि प्रीति, जो कुछ भी हुआ उसे मेरी गलती समझकर माफ कर दो और अब मेरे साथ रहने लगो। आगे से मैं तुम्हें ऐसी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अब मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। हम लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद कुछ देर तक तो प्रीति मना करती है, लेकिन बाद में वह भी मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद रोहित प्रीति और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाता है और जैसे ही बच्चा अपने पिता को देखता है तो एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद प्रीति और रोहित एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं और जब लोगों को इनकी कहानी के बारे में पता चलता है तो वह लोग भी इस बात पर बड़ी ही हैरानी करते हैं। रोहित अपने आप को बार बार कोसता है उन 10 सालों के लिए, जिन 10 सालों वह एक दूसरे से अलग रहे और उसने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,